एनसीईआरटी सीरीज के पार्ट 2 में दोस्तों हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमें किन किन विटामिनों की ज़रूरत होती है शरीर के लिए और कौन कौन से विटामिन हमें किस किस चीज़ से मिलते हैं। तो आज इस पार्ट 2 में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पीछे वीडियो को देख लीजिएगा और पार्ट 2 देखने के बाद। तो यहाँ पर आपको कुछ विटामिन ए के सोर्स दिए गए हैं, जैसे दूध हुआ, पपीता हुआ, आम हुआ, गाजर हुआ। और यहाँ पे दोस्तों विटामिन B1 के कुछ स्रोत आपको दिए गए हैं, जैसे अलसी के बीज, गेहूँ, दूध, चावल, कद्दू के बीज, पनीर, ये सब कुछ आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको विटामिन C के कुछ स्रोत दिए गए हैं, जिसमें आपको आंवला, हरी मिर्च, नींबू, अमरूद, संतरा, टमाटर, ये सभी आपके क्या है विटामिन C के सोर्स हैं। दोस्तों विटामिन D के सोर्स में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मक्खन, दूध, मछली, अंडा, खाद्य मशरूम, ये सभी क्या है आपके विटामिन D के सोर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लिखा है क्या, जो घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर वृद्धि में सहायता करते हैं तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। मान के चलिए दोस्तों, कोई आपसे बोलेगा कि पोषक तत्व का क्या काम है और वो क्या चीज़ करते हैं, तो ये जो है दोस्तों ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के वृद्धि में सहायता करते हैं और सुरक्षा करते हैं और रोगों को ठीक करने में मदद करते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित होते हैं। कोई आपसे बोलेगा कि पोषक तत्वों के नाम बताएं, तो दोस्तों आप क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, खनिज हुआ, ये सभी क्या है आपके पोषक तत्व जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। अपने माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल, साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हरी साग सब्जी खाओ, अच्छे प्रोटीन के सोर्स खाओ, या फिर जो खनिज, विटामिन और खनिजों से भरपूर है उस सभी चीज़ों का सेवन करो, क्योंकि ये सभी दोस्तों हमारे शरीर के लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि खनिजों की आवश्यकता जो है हमारे शरीर में बहुत ही अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो हमें स्वस्थ रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है? दोस्तों यहाँ पे अभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप साग को पकाते हैं तो आपका जो है साग का कलर चेंज हो जाता है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है। खाना पकाते समय उच्च ताप के कारण उनमें से विटामिन C जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है कि खाना पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन C जो है नष्ट हो जाता है। क्या हम आहार में कुछ फलों और कच्ची साग भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? बिल्कुल दोस्तों बुद्धिमानी होगी। कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं, फिर भी उनका उपयोग पहले से सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि हमारे धोने पर भी कुछ विटामिन नष्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों हमको धो के ही यूज़ करना है, क्योंकि उस पर अब तो बहुत ज़्यादा केमिकल्स आते हैं या फिर कोई कीड़े मकोड़े हो तो साफ़ हो जाएं। यहाँ पे नष्ट तो होगा, लेकिन आपको उतना विटामिन नहीं मिलेगा जितना चाहिए, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इसलिए फलों को धोकर यहाँ पे खाने की बात कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप फल और साग आहारीय रेशेदार फाइबर दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अन्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर के आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे, जिन्हें रुक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक आहार है। कैसे दोस्तों? हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जैसे दोस्तों मैंने बताया आपके डाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या चीज़? फाइबर। मल के सुचारू निकास से सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश का मुख्य रूप से उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हमारे हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। दोस्तों बोले आपको फाइबर लेना है दोस्तों अपने खाने में, ठीक है, तो फाइबर के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, तो हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दाल और मेवे जो हैं, ये जो है फाइबर के अच्छे सोर्स हैं।
जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया गया पौधा तथा उससे मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। जो हमारे लोकल स्तर पे जो दोस्तों पेड़ पौधे उगाए जाते हैं साग के रूप में, उन्हीं का हमको सेवन करने के लिए बोल रहा है। यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमें हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। दोस्तों, जैसे आपको विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बोल रहा है कि आपको जल की भी आवश्यकता होती है। जल का क्या क्या काम है? तो पसीने में सहायता करता है, मल मूत्र त्याग करने में सहायता करता है और हमारे शरीर को नियमित रूप से पर्याप्त जल चाहिए ही चाहिए। आइए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक से परिचय लेते हैं। कोलुथुर गोपालनन, ठीक है, जो 1918 से 2019 तक ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का एवं उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संस्तुति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण का नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य घटकों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके परिणाम स्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपको साइंस के बुक में मिल गया। बोलेगा मिड डे मील कब से चालू हुआ? तो 2002 से योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार में उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना में देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए दोस्तों, भोजन के परीक्षण को कैसे करें वो दिखाया गया है आपको। आइए जानें कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। मंड भी दोस्तों क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा, प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों को पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। आइए जानें कि हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड यानी जिसको स्टार्च भी बोलते हैं, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं। दोस्तों, आप एक एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा है। आइए यहाँ पे हम देखते हैं मंड जो है स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसका पता कैसे लगाएं। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का एक टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कूटा हुआ नारियल का बुरादा लें। आप परीक्षणों के लिए अन्य खाद्य पदार्थों को भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपको लेना है। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें, ठीक है। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया है, क्या यह नीला काला हो गया है। आपने अवलोकन को तालिका 3.3 में अंकित करें। नीले काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। ये हो गया दोस्तों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आता है एग्जाम में। अगर पूछेगा कि किसी पदार्थ में मंड की उपस्थिति को किस रंग द्वारा दर्शाया जाता है, तो नीला या काला रंग उसमें मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। आइए जांच करें। क्रियाकलाप 3.5 में मंड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आपने जिन खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था उनकी ही छोटी मात्रा लें। प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज से अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें और उसे दबाएं। ध्यान रहे कि कागज फटे नहीं। खाद्य पदार्थों में कुछ पानी है तो कागज को सूखने दें। क्या कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है? आपके अनुसार इस तैलीय धब्बे के आने का क्या कारण है? यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन की उपस्थिति है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा छोड़ देगा। अब कागज को प्रकाश के सामने ले जाइए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है? कागज पर तैलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो है काला धब्बा वो किसकी उपस्थिति दर्शाएगा? तैलीय धब्बा, वसा की उपस्थिति। इनमें से किन पदार्थों में वसा होती है? अपने अवलोकन को तालिका 3.3 में भी अवलोकित करें। प्रोटीन के लिए दोस्तों कैसा आपको परीक्षण करना है? हमने दोस्तों अभी तक क्या किया? मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर लिया, वसा की उपस्थिति का परीक्षण कर लिया। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रोटीन के लिए परीक्षण करने के लिए। इस क्रियाकलाप को शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले क्रियाकलापों में परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थों को लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है,
सरल और मूसल का उपयोग करके उसे पेस्ट चूर्ण बना लें, उसको पीस के दोस्तों चूर्ण बना लेना है। आइए दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है इस क्रियाकलाप में। ये रसायन हानिकारक हैं और इनका उपयोग से सावधानी से किया जाना चाहिए। इनमें किसी भी रसायन को न छुएं खाली हाथ से, ऐसा जब तक आपको कोई ना बताए, गाइड करें। अगर आपके शरीर पर कोई रसायन गिर जाए तो उसे तुरंत पानी से धो लें। इसमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और ना ही इनको सूंघने का प्रयास करें। ये सब सावधानी दोस्तों आपको बरतनी है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच अलग साफ परखनली में भी रख लेना है। प्रत्येक परखनली में 2 से 3 चम्मच पानी डालें, अच्छी तरह से हिलाना है। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परखनली में कॉपर सल्फेट विलयन की बूंदें डालें। अब एक और ड्रॉपर लें तथा प्रत्येक परखनली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। परखनलियों को अच्छी तरह से हिलाएं और उसके बाद कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने दें। आपने क्या देखा? क्या कुछ परखनलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए हैं? ये दोस्तों आपको कलर याद रखना है, बैंगनी रंग, ठीक है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों नीला या काला रंग आपको क्या दर्शाता है? नीला या काला रंग मंड या स्टार्च की उपस्थिति। ऐसे ही बैंगनी रंग दोस्तों आपको क्या दिखाता है? बैंगनी रंग अगर आपसे पूछेगा सवाल में तो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाएगा। अपने अवलोकनों की तालिका 3.3 में लिखें। और आपको बोल दें कि तैलीय दोस्तों क्या दर्शाएगा? तैलीय अगर कोई धब्बा है तो वो क्या दर्शाएगा? तो वसा की उपस्थिति। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सभी देख लिया लगभग। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति को दर्शाते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा की दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? यहाँ पे यही दोस्तों बोल रहा है कि कोई कोई पदार्थ जो है जिसमें वसा भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वही दोस्तों आपको ये बता रहा है, ठीक है। उसमें कोई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित नहीं होता है। इनमें से किन किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे सोर्स हों, यानी स्रोत हों। यहाँ पे दोस्तों आपको वैसे ही परीक्षण करके और बताना है कि आलू में है या नहीं, खीरा में कौन कौन से है, उबले चावल में क्या क्या है, उबले चने, मूंगफली, रोटी, ब्रेड, मक्खन, नारियल, ये सब आपको दोस्तों प्रयोग के द्वारा ये सब फिल करना है, ठीक है। आप घर पे अपने फिल कर लीजिएगा। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं संतुलित आहार क्या होता है। क्या सभी व्यक्तियों को पोषण संबंधित आवश्यकताएं समान होती है? क्या आपको आपके दादा दादी या नाना नानी एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, सभी को जैसे मान के चलिए कोई 2 रोटी खाता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति भी 2 ही रोटी खाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि संतुलित आहार किसको कितना आवश्यकता होती है। आइए क्रियाकलाप से कुछ चीज़ें जानते हैं। आपने क्रियाकलाप 3.1 में एक सप्ताह आपने उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व और अन्य घटकों से सम्मिलित है या नहीं। यदि नहीं तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों में अथवा अन्य घटकों में इन्हें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल सही मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। दोस्तों अगर आपको बोले कि संतुलित आहार क्या है, तो जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें वसा भी हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वो क्या है? आपका एक संतुलित आहार है। अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या क्या परिवर्तन करेंगे? दोस्तों अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है तो हम प्रोटीन के सोर्स को कम करेंगे। हमारे खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे और सभी जो है पोषक तत्वों को समान रूप में ऐड करेंगे अपने भोजन में, जिससे कि हमें संतुलित आहार मिलेगा। आइए तुलना करते हैं कुछ। नीचे दिखाए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट में जो पोषण संबंधी जानकारी है उसे पढ़ें। आलू के दोस्तों आपको यहाँ पे चिप्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे रोस्टेड चना दिखाया गया है। आइए पोषण संबंधी जानकारी दोस्तों आपको हर पैकेट पे लिखी हुई मिल जाएगी। आपने भले ही ध्यान नहीं दिया होगा, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। जैसे यहाँ अगर हम आलू के चिप्स पे देखेंगे तो इसमें ऊर्जा लिखा होता है कि आप में इसमें कितनी कैलोरीज ऊर्जा मिलेंगी, ठीक है। वसा इसमें कितना ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, आहारीय रेशे कितने हैं। दोस्तों सेम आपको उसी प्रकार से भुने हुए चने का अगर आप पैकेट लेते हैं तो उस पर भी आपको लिखा होगा कि इसमें कैलोरीज कितना है, वसा कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है और आहारीय रेशे कितने हैं, यानी फाइबर कितने हैं, ठीक है।
आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इसमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा यानी हाई शुगर दोस्तों बोल रहा है, ठीक है, और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन आहारीय रेशे होते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य यानी जंक फूड कहा जाता है। दोस्तों जो आप बाहर खाना खाते हैं होटल्स पे, जो ज़्यादा तेल मसाले वाले होते हैं उन्हीं को जंक फूड कहेंगे, जिसमें कि प्रोटीन का मात्रा बहुत कम हो और उसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर ये सब ज़्यादा हो, ठीक है। खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी और कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं। इन पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकते हैं। आपको डॉक्टर पोषिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। सही बात है दोस्तों। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया गया है उसमें से किसको जंक फूड के रूप में नामित किया जा सकता है, वो चीज़ आपको बताना है। आइए दोस्तों, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं FSSAI के बारे में, ठीक है। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक शिशु आहार फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का उदाहरण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में FSSAI भी कहते हैं, एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। ये जो दोस्तों ऊपर हमने देखा आपको, ये जो अंक, ये तालिका है, इसी के बारे में वो FSSAI हमको जानकारी देती है। मिलेट मोटा अनाज और पोषक अनाज क्या है, आइए इसको देखते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत के देशज फसलें हैं। देशज फसलें कहने का मतलब दोस्तों जो हमारे देश में होते हैं, जैसा कि चित्र 3.9 में आप ये देख सकते हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहायता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कद्दन, मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कद्दन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? अगर खाए हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कद्दन क्या है? छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग है। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे सोर्स हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद्य मील क्या है दोस्तों? फूड माइल क्या है? खेत से हमारी थाली तक कैसे खाना प्रोसेस होता है, कैसे पहुंचता है, आइए इस चीज़ को देखते हैं। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है, इस प्रक्रिया का क्या चरण है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनाने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। आइए हम रोटी खाते हैं, उसे बनाने की पूर्ण प्रक्रिया समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे आएगा खाना? सबसे पहले किसानों द्वारा आपको क्या होगी, फसल उगाई जाएगी गेहूं की। उसके बाद दोस्तों अनाजों की मड़ाई यानी कि कटाई और उसकी ओसाई की जाएगी, जिससे कि अनाज वो साफ़ हो जाए। उसके बाद अनाजों का भंडारण किया जाएगा। उसके बाद उसको पैकेजिंग किया जाएगा। उसके बाद उसको खुदरा दुकान या परिवहन के पास जाया जाएगा, फिर वो दोस्तों हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इतना लंबा चक्र दोस्तों चलता है कहानी रोटी का। ठीक है, गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ को थैले द्वारा उत्पादक उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसके खाद्य मील यानी फूड माइल दोस्तों क्या होता है? तो एक किसान दोस्तों अपने खेत से जब फसल को निकाल के तो हमारी थाली तक पहुंचता है, तो जो रास्ता ये तय किया इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फूड माइल। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों को व्यवसाय की सहायता मिलती है और हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वस्थ रखता है। दोस्तों बोल रहा है कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो फूड माइल को कम करना है। फूड माइल कम करिएगा तो उस पर पैसा भी कम लगेगा, आपका क्वालिटी भी सही रहेगी चीज़ों की, इसलिए बोल रहा है सबसे ज़रूरी है फूड माइल को कम करना। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हम यह याद रखना है कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य
सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें कोई भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। दोस्तों, अगर आपके अगल बगल में कोई और अनाज या फिर कोई और खाद्य पदार्थ होता है तो उसको पता करें। स्वस्थ खाएं, मील बांट कर खाएं और खाने को सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आपको देखने को दोस्तों मिले हैं इस चैप्टर में, जो कि हमें आगे चल के काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट दिखा वर्ड, पाक पद्धतियाँ दिखी, अब अभावजन्य रोग दिखे, वसा दिखा, आहार के घटक दिखे, खाद्य मील दिखा यानी फूड माइल दिखा, आयोडीन युक्त नमक दिखा, विटामिन दिखा, स्कर्वी रोग दिखा, आहारीय रेशे दिखे, रिकेट्स दिखे, प्रोटीन दिखे, पोषक तत्व दिखे, खनिज दिखे, मोटे अनाज दिखे, विश्लेषण दिखे, तुलना करना आपने सीखा, परिणाम निकालना आपने सीखा, निष्कर्ष निकालना आपने सीखा, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान करना और दोस्तों सर्वेक्षण करना आपने सीखा इस वीडियो की मदद से। आइए दोस्तों, अब इस चैप्टर का जो हमने पढ़ा उसका सारांश देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पढ़ने के बाद दोस्तों आपको वो चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी और रिवीजन हो जाएंगी। संपूर्ण भारत में लोग विविध प्रकार का आहार लेते हैं जिनमें भिन्न भिन्न खाद्य घटक उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार की उपलब्धता, स्वाद और प्राथमिकताओं की संस्कृति और परंपराओं आदि के अनुसार खान पान की आदतें भी भिन्न भिन्न हो सकती है। समय के साथ साथ पाक पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई है। खाना पकाने और पारंपरिक आधुनिक तरीकों में बहुत अंतर आया है। आहार हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर के वृद्धि के लिए विकास में सहायक है। हमें स्वस्थ रहने में मदद करते हैं और रोगों से बचाता है। हमारे आहार में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज हैं। इसके अतिरिक्त आहारीय रेशे और जल भी ये भोजन के आवश्यक घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि प्रोटीन शरीर वर्धक पोषक तत्व है। प्रोटीन क्या है दोस्तों? शरीर वर्धक आपको पोषक तत्व है। विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं, हमें संक्रमण से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा इनमें पर्याप्त मात्रा में आहारीय रेशे और जल उपलब्ध होता है। सबसे लंबे समय तक हमारे आहार में अधिक पोषक तत्वों की कमी रोग या विकार हो सकते हैं। जंक फूड अस्वास्थ्यकर होते हैं और उनमें शर्करा और वसा की मात्रा अधिक होती है, परंतु प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे कम होते हैं, जिसे हमें उनका सेवन नहीं करना चाहिए। मिलेट यानी जिसको मोटा अनाज भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सामान्य कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनकी खेती विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में आसान तरीके से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ पौधा तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे पर्यावरण, हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान पर उपभोक्ता तक की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील यानी फूड माइल कहते हैं। कभी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें भोजन उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें।